था आपका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में आपसे मैं आज शेयर करने वाला हूं कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो उसमें फैमिली सेटलमेंट जो हम बनाते हैं उसकी क्या मान्यता है, यानी कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, आपने भी ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब भी कोई फैमिली सेटलमेंट है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, जब कोई भी आपस में सेटलमेंट की जा रही हो तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा के उसको आराम से हम अपने प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, या आपस में जो भी हमारे म्यूचुअल सेटलमेंट्स हों बिटवीन फैमिली, उसको ख़त्म किया जा सकता है एक सेटलमेंट एग्रीमेंट के द्वारा। तो वही हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी का जब कोई बंटवारा होता है एक फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से, तो उसकी क्या मान्यता है, क्या उसकी वैलिडिटी है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंडिया में बहुत एक आम बात है। लगभग हर घर में, या फिर हम कहीं ज़्यादातर ये बात ऐसा हो चलता रहता है कि हर घर में कभी ना कभी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ होगा। तो जैसे कि इंडियन कोर्ट्स में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी से जो जुड़े मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा में पेंडिंग है एज ऑन डेट, तो कि जो कि सालों साल चलते हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि जब तक उसका केस का फाइनल डिसीजन आता है तब तक वो अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन तक केस में पार्टी बन चुकी होती है। फिर उसके लिए एप्लीकेशन लगाओ कि उनको पार्टी बनाओ, बीइंग अ लीगल एयर। तो होता क्या है कि काफ़ी लंबे केसेस चलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के हेल्प से कि जो भी फैमिली सेटलमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के मामले में, तो ऐसी प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो फैमिली सेटलमेंट एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसमें फैमिली के सभी पार्टीज, जो भी रेलिवेंट पार्टीज हैं, वो मिलकर ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है कि प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड की जाए, किस तरह उसको डिवाइड किया जाए। और नॉर्मली इस तरीके का इस्तेमाल कॉमन प्रॉपर्टी या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी सेटलमेंट के लिए होता है। तो उसमें ध्यान दें कि ज़मीन और मकान के साथ साथ ज्वेलरी, कैश इत्यादि को भी ऐसे समझौते के अंतर्गत लिया जा सकता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का भी सेटलमेंट किया जा सकता है। अब इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोविज़न है, तो इंडिया में जो फैमिली सेटलमेंट का जो कानून है वह काफ़ी पुराना है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में इसमें एक केस में कहा था कि काले एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन मामले में काफ़ी डिस्क्रिप्शन में कहा था कि एक फैमिली सेटलमेंट में क्या क्या एजेंशियल्स होने चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स लिखने चाहिए कि जिससे कि उस फैमिली सेटलमेंट का जो है काफ़ी एक सॉलिड रूप से इम्प्लीमेंट हो और उस पर जो पार्टीज हैं उसको बाइंड हो उस लीगल एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए। अभी रिसेंटली 31 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र कौर वर्सेस मंजीत कौर के केस में भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई भी फैमिली सेटलमेंट ईमानदारी से किया गया है तो वह लीगली रूप से पूरी तरह मान्य होगा, यानी कि पूरी तरह से वैलिड है अगर वो एक प्रॉपर पार्टीज की तरह ईमानदारी के द्वारा किया गया है। और एक बार ऐसे सेटलमेंट के अप्लाई हो जाने के बाद इसके जो पार्टनर्स होंगे या जो भी उसके एग्रीमेंट की पार्टीज हैं उस पर सवाल उठा नहीं सकते। और ऐसी अरेंजमेंट में क्या है कि इस ऐसी अरेंजमेंट का मेन पर्पस और उद्देश्य है कि जो फैमिली को लंबे समय तक चलने वाले ऐसे मुकदमेबाजी से बचा जा सके, क्योंकि अक्सर फैमिली में एकता टूटती है, आपस में डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि आपस में फिर वो चाहे फैमिलीज में हो, रिलेटिव्स में हो, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उससे बेटर है कि एक फैमिली सेटलमेंट बना के उन मामलों को ख़त्म किया जा सके, ताकि कोर्ट में वैसी पेंडेंसी केसेस काफ़ी बढ़ती है और फिर वो आगे से बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा और डिस्प्यूट भी बढ़ता रहता है। और आपस में होता क्या है कि जो भी मेंबर्स हैं उनमें मतलब नफरत भी फैलती है और एक दूसरे के प्रति फिर वो लड़ते झगड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या फैमिली सेटलमेंट जो, चलो ठीक है, रिटर्न में एक फैमिली सेटलमेंट हो गया, अब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है कि नहीं। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इस फैसले से, डिसीजन से बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो फैमिली सेटलमेंट वर्बल है, मतलब वर्बली जो फैमिली सेटलमेंट है, उन्हें रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी समझौता, कोई भी सेटलमेंट अगर रिटर्न में है, यानी कोई भी एक रिटर्न एग्रीमेंट है कि जिसमें आपके बंटवारे के जो काफ़ी नियम या किस तरीके से डिवीज़न हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टीज मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो कोर्ट में मान्य होने के साथ उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
यानी कि अगर कोई भी वर्बल सेटलमेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन तो कैसे कराएंगे, लेकिन अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो रहा है तो उसको सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट के उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और अगर वर्बल सेटलमेंट से, जैसे वर्बल सेटलमेंट के बीच में अगर जो डिवीज़न हुआ है और वो अप्लाई किया जा चुका है और बाद में सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कोई समझौता बनाया जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि एक बार फैमिली मीटिंग बैठी, वर्बली ये डिसाइड हुआ कि ये होना है, वो होने के बाद यानी कि वो अप्लाई हो चुका है, उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, जैसे कि आज हमने आपस में पूरी फैमिली में मीटिंग बैठा के हमने कही जो भी चीज़ एग्री हुए हैं कि हम ऐसे ऐसे फैमिली सेटलमेंट में करते हैं और हमने कर लिया, और उसके अगर महीने बाद या हम बात करें कि 1 साल बाद अगर हम कोई एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहें कि हम इस तारीख को वो काम कर चुके हैं जो कि डॉक्यूमेंट आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। अब इसमें मेरी कुछ पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर हम हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखे जाए तो फैमिली डिस्प्यूट्स और प्रॉपर्टी उसको मैनेजमेंट को निपटाने के लिए फैमिली सेटलमेंट उपयोगी उपकरण साबित हुआ है, यानी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मैटर्स को उनको रिजॉल्व किया है और इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा लंबे पेंडिंग केसेस को हैंडल करने से बेटर है कि आपस में एक कंसोलिशन के हेल्प से आप कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके बातों को ख़त्म कीजिए। और जो फैमिली सेटलमेंट की जो वैलिडिटी से जुड़े मुकदमेबाजी से बचने के लिए आप इसमें क्या है कि एस्टेट प्लानिंग जो है एक ऑफिसर एक ज्ञान रखते हुए भी उनमें जो लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट कर सकते हैं, और कोई भी लीगल एक्शन लेना हो आप एक अच्छी एडवाइस से किसी एडवोकेट के साथ लेकर आप आगे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाइए। क्योंकि होता क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स आज तो एग्जीक्यूट हो जाते हैं जिन्हें, लेकिन उनको भी फ्यूचर में चैलेंज कर लिया जाता है, तो बात तो फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि एक तरह जिस डॉक्यूमेंट्स को मतलब लंबी कोर्ट प्रोसीजर को ख़त्म करने के लिए आपने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया MOFS, अब उसी MOFS को कोर्ट में फिर चैलेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। तो इसीलिए अगर कोई फैमिली सेटलमेंट भी बनाई जाती है तो उसको काफ़ी ध्यानपूर्वक और सारी पॉइंट्स को ध्यान देके ही साइन करें और उसको रजिस्ट्रेशन करें, ताकि उसमें भी कोई फ्यूचर पे कोई डिस्प्यूट्स एरोज ना हो सके। तो फ्रेंड्स ये तो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सेटलमेंट रिगार्डिंग डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन फैमिलीज़, क्योंकि अक्सर ये डिस्प्यूट्स होते रहते हैं बिटवीन फैमिलीज़ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। तो बेटर है कि पर्सनल एडवाइस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फैमिली सेटलमेंट के हेल्प से मामले को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लंबी कोर्ट कार्रवाई का। तो फ्रेंड जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।